Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. सो स्टार्ट कर रहे हैं हमारी आज की फर्स्ट सीरीज़ से। तो देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हम लोग यहाँ पर सारे सॉल्व करेंगे, जितने भी एग्जाम अभी तक सीटेट के हुए हैं। देखिए साइंस पेपर 2 के लिए हम लोग ये क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। साइंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास से। और देखिए साइंस की जो NCERT की क्लासेज हैं, जो NCERT के नोट्स की क्लासेस हैं, वो भी आप लोगों की चल रही है। तो इन क्लासेस को भी ज़रूर देखें, काफ़ी बेनिफिशियल चीज़ें आप लोगों के लिए एग्जाम में होंगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, हमारे शरीर में, अब देखिए यहाँ पर A दिया गया है, सबसे बड़ी ग्रंथि है, और B स्रावित करती है जो C के पाचन में मदद करती है। अब देखिए यहाँ पर A, B और C क्या हैं। अब देखिए आप लोगों को पता है कि हमारे शरीर में जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो कौन है, वो है लीवर। ठीक है, हमारा यकृत। अब देखिए यकृत जो है वो सारे ऑप्शंस में सिर्फ एक ही पॉइंट में दिया गया है, वो है ऑप्शन नंबर 2। तो देखिए आप लोगों को ये तो पता चल जाता है कि ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अब देखिए जो यकृत होता है ये सबसे बड़ी ग्रंथि है, और क्या स्रावित करती है, पित्त रस स्रावित करती है, बाइल जूस स्रावित करती है। और ये किस चीज़ के पाचन में मदद करती है, तो वसा के पाचन में मदद करती है। तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। और देखिए सारे ही ऑप्शन यहाँ पर नेगलेक्ट हो जाते हैं। देखिए 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में इस तरीके के मिल जाते हैं, अगर आप लोगों का गुड लक है तो। क्योंकि देखिए यहाँ पर सारे ही ऑप्शन नेगलेक्ट हो रहे हैं, सिर्फ एक ही आंसर आप लोगों को मिल रहा है। तो जिनको अगर A पॉइंट भी पता है तो वो आगे के पॉइंट्स भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। देखिए यहाँ पर कौन सा कथन हो जाएगा जो सही हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट है, सभी धमनियाँ ऑक्सीजन समृद्ध रक्त वहन करती हैं, सभी शिराएं ऑक्सीकृत रक्त वहन करती हैं, फुफ्फुस धमनी हृदय से फुफ्फुस तक रक्त वहन करती हैं, फुफ्फुस सिरा हृदय से फुफ्फुस तक अशुद्ध रक्त वहन करती हैं। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट है जो सही है, तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा इन सभी ऑप्शंस में। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर धमनी की और शिरा की, धमनी की और शिरा की। तो देखिए धमनी क्या होती हैं, अगर मैं आप लोगों को सिंगल वर्ड में बताऊँ तो देखिए ये क्या करती हैं, ये रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुँचाती है, शरीर के विभिन्न भागों तक पहुँचाती है। ठीक है, किसको, रक्त को। ठीक है, रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाती है। और जो शिरा होती है ये विभिन्न भागों से रक्त को हृदय में लेकर के आती हैं। कहाँ पर लेकर के आती हैं, हृदय में लेकर के आती हैं। ठीक है, तो देखिए रिवर्स प्रोसेस है। अब अगर यहाँ पर बात करें देखिए फुफ्फुस धमनी की, तो देखिए फुफ्फुस धमनी जो होती है ये क्या करती है, ये हृदय से फुफ्फुस तक रक्त वहन करती हैं। ठीक है, इसके अलावा जो फुफ्फुस शिरा होती हैं, जो फुफ्फुस शिरा होती हैं ये क्या करती हैं, ये फेफड़ों से हृदय तक, कहाँ से, फेफड़ों से हृदय तक रक्त का वहन करती हैं, हृदय तक। और देखिए यहाँ पर ये चीज़ गलत दी गई है, यहाँ से हृदय से लेकर के फुफ्फुस तक अशुद्ध रक्त का वहन करती हैं। तो देखिए ये तो क्या हो जाता है, यहाँ पर गलत हो गया। ठीक है, रिवर्स दिया गया है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर ये दोनों के दोनों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से कौन सा समुच्चय अम्लों क्षारकों की प्राकृतिक, देखिए प्राकृतिक सूचकों को दर्शाता है। कल ही मैंने आप लोगों को ये चैप्टर कराया है, अम्ल, क्षार और लवण। देखिए जो प्राकृतिक सूचक होते हैं वो कौन सा होता है, जहाँ पर भी आप लोगों को हल्दी ऑप्शन में आता है वो क्या होता है, प्राकृतिक सूचक होता है। इसके अलावा जो लिटमस होता है वो भी क्या होता है, ये भी प्राकृतिक सूचक होता है। ठीक है, तो देखिए लिटमस और हल्दी क्या हो जाएंगे, ये प्राकृतिक सूचक हो जाते हैं। और देखिए जब प्राकृतिक के अलावा कौन से होते हैं आपके, सिंथेटिक। तो जो फिनोप्थलीन होता है, ये होता है आपका सिंथेटिक। ठीक है, गुड़हल, हल्दी, लिटमस ये क्या होते हैं, ये नेचुरल होते हैं। तो यहाँ पर जो नेचुरल आप लोगों से पूछा है वो है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से मरुस्थली पौधों के कौन से अभिलाक्षणिक अनुकूलन लक्षण नहीं है। देखिए कौन से हैं जो नहीं है। अब देखिए मरुस्थली पौधे की अगर हम लोग बात करें तो मरुस्थली पौधे की क्या विशेषताएं होती हैं, तो देखिए यहाँ पर जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, वो गहराई तक जाते हैं। देखिए डीप जाते हैं, और डीप जाकर के क्या करते हैं, ये पानी को सोखते हैं। ठीक है, डीप जाकर के पानी को सोखते हैं, ये इनकी विशेषता होती है। अब देखिए जो फर्स्ट यहाँ पर दिया गया है, गहरी बेधती जड़ें, तो देखिए ये बिल्कुल सही है मरुस्थली पौधों के बारे में। गूदेदार तना, देखिए ये भी बिल्कुल सही है, पानी को अवशोषित करता है, पानी को सोखता है।
इसके अलावा देखिए मोम की परत का पर्ण, देखिए मोम की परत का जो पर्ण है ये क्या होता है, ये लगाया जाता है जिससे पानी को नियंत्रित किया जा सके। ठीक है, पानी को नियंत्रित करने के लिए, ठीक है, ये क्या है, ये अभिलक्षण यहाँ पर नहीं है। ठीक है, ये परत तो लगाई जाती है। ढलवा टहनिया, ये भी यहाँ पर क्या होगा, गलत होगा। देखिए कौन से अभिलक्षणिक अनुकूलन लक्षण है, तो वो है गहरी बेधती जड़ें जो क्या करती हैं, गहराई तक जाकर के पानी को सोखती हैं। इसके अलावा गूदेदार तना, ये भी क्या करता है, ये भी पानी को सोखने में मदद करता है। ठीक है, और मरुस्थलीय पौधे जो होते हैं इनको कम पानी मिलता है, इसलिए यहाँ पर जो पौधे होते हैं वो कांटेदार पौधे होते हैं जिनको पानी की थोड़ी कम आवश्यकता भी, मतलब कम पानी भी मिल जाए तो भी ये क्या होते हैं, वहाँ पर हरे भरे रहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए और बी पॉइंट यहाँ पर सही है, सी और डी क्या है यहाँ पर गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए लोहे का संक्षारण है, क्या है, एक भौतिक और उत्क्रमणीय परिवर्तन, एक रासायनिक और उत्क्रमणीय परिवर्तन, एक रासायनिक परिवर्तन और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, एक भौतिक और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। देखिए ये भी मैंने आप लोगों को अम्ल, क्षार और द्रवण की क्लास में करा दिए हैं, फिजिकल और केमिकल चेंजेस। अब देखिए यहाँ पर जो लोहे का संक्षारण है वो कौन सा है, तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर 3। देखिए ये जो है इसमें कौन सी विशेषता होती है, रासायनिक परिवर्तन होता है ये, और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होता है। ठीक है, कैसा परिवर्तन होता है, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होता है। क्योंकि देखिए जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं वो कौन से परिवर्तन होते हैं, इनमें एक नया पदार्थ बनता है। ठीक है, क्या होता है, एक नया पदार्थ बनता है। ठीक है, नया पदार्थ बनता है। जैसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल की तो कौन सा हो जाएगा, जंग लगना। ठीक है, जंग लगना एग्जाम्पल है रासायनिक परिवर्तन का। इसके अलावा जलना, खाना पकाना। ठीक है, खाना पकाना। और देखिए इन चीज़ों को इनकी उसी फॉर्म में लाना, मतलब उसी फॉर्म में हम वापस नहीं लेके आ पाते। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल किसके हो जाते हैं, रासायनिक परिवर्तन के। और देखिए जो भौतिक परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन में क्या चीज़ें होती हैं, तो भौतिक परिवर्तन में पदार्थ क्या होता है, रूप बदलता है अपना। ठीक है, पदार्थ का सिर्फ रूप बदलता है, पदार्थ का रूप बदल जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें बर्फ़ का पिघलना, ठीक है, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो बर्फ़ का पिघलना, यहाँ पर सिर्फ किस में परिवर्तन हो रहा है, उसके रूप में परिवर्तन हो रहा है। इसके अलावा उबलना, अगर हम पानी को उबालते हैं तो उबलना भी क्या होता है, ये भौतिक परिवर्तन होता है। इसके अलावा बर्फ़ का जमना, ठीक है, जमना भी क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, कागज़ को फाड़ना, ये भी क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये उत्क्रमणीय परिवर्तन होते हैं, इनको उसी फॉर्म में वापस लाया जा सकता है। ठीक है, तो ये भौतिक और रासायनिक परिवर्तन थे जो मैंने आप लोगों को बता दिया। और यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, लोहे का संक्षारण। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन क्या हो जाएगा, एक रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है अभिकथन ए दिया गया है, वैद्युत चुंबक एक अस्थायी चुंबक है, कारण है यह एक दुर्बल चुंबक है। देखिए जो वैद्युत चुंबक होती है ये एक अस्थायी चुंबक होती है। अस्थायी क्यों कहा जाता है इसको, तो देखिए अस्थायी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह चुंबकीय क्षेत्र इसमें तभी उत्पन्न होता है जब इसकी कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है। देखिए क्या होती है, जब हम धारा प्रवाहित करेंगे, ठीक है, जब हम धारा प्रवाहित करेंगे तभी क्या होगा, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। इसलिए क्या है, देखिए ये एक अस्थायी चुंबक है। इसके अलावा यह एक दुर्बल चुंबक है। देखिए ये क्या है, यहाँ पर गलत है। जो वैद्युत चुंबक होती है ये क्या होती है, स्ट्रांग होती है, ना कि दुर्बल होती है। तो देखिए कारण तो यहाँ पर गलत है, लेकिन अभिकथन ए जो है वो बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ए तो सत्य है लेकिन आर क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए निम्नलिखित सूचना के आधार पर निम्न में से कौन सा कथन सही है। देखिए ए पॉइंट दिया गया है, सर्वदा एक आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। बी दिया गया है, अधिकांशतः एक वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। तो देखिए सबसे पहले हम देखिए यहाँ पर बात करें कौन सा पॉइंट है जो सही यहाँ पर होगा। तो देखिए जो ऑप्शन आप लोगों का यहाँ पर सही है वो है ऑप्शन नंबर 2। कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2। देखिए जो ए है, ए की विशेषता जो बता रहा है वो है ऑप्शन नंबर 2। देखिए ए क्या होगा, उत्तल दर्पण भी हो सकता है या फिर अवतल लेंस भी हो सकता है, क्योंकि दोनों की जो विशेषताएं होती हैं वो बिल्कुल सेम होती हैं। एक आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, देखिए जो बी पॉइंट दिया गया है, बी पॉइंट में क्या है, ये क्या है, एक अवतल दर्पण की विशेषता बता रहा है। किस चीज़ की, एक अवतल दर्पण की। ठीक है, किस चीज़ की बता रहा है, अवतल
दर्पण की विशेषता बता रहा है। लेकिन देखिए यहाँ पर दिया गया है आंसर में कि बी क्या है, उत्तल दर्पण है या फिर उत्तल लेंस हो सकता है। तो देखिए तो गलत हो गया, बी उत्तल लेंस। देखिए अवतल लेंस है, जबकि क्या है ये अवतल दर्पण है, और ए अवतल दर्पण दिया गया तो ये भी क्या हो गया, रिवर्स हो गया, गलत है। ठीक है, अगर यहाँ पर दोनों रिवर्सिबल होते तो पॉइंट बिल्कुल सही हो जाता। तो देखिए तीनों ही पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल गलत है, सिर्फ कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, दूरी समय ग्राफ एक रेखा है, ग्राफ से गति के विषय में आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे। तो देखिए दूरी समय ग्राफ एक रेखा है, यह एक समान गति है, एक समान, यह असमान गति है, यह एक समान या फिर वस्तु विराम अवस्था में है, वस्तु विराम अवस्था में है। तो देखिए दूरी समय ग्राफ एक रेखा है क्योंकि यह एक समान या फिर वस्तु जो है वो विराम अवस्था में शो कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, निम्न को सुमेलित कीजिए। ए पॉइंट है, अति झुके अक्ष पर घूर्णन करता है, ठंडा और हवादार, चांद जैसी प्रवस्थाएं दर्शाता है, घनत्व निम्न है। तो देखिए कौन सा किस चीज़ से मैच करेगा। अब देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आप लोगों का होगा, देखिए जो अति झुके अक्ष पर घूर्णन करता है वो यहाँ पर किससे मैच करेगा। तो देखिए वो हो जाता है यूरेनस। कौन सा हो जाता है, यूरेनस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर है, ठंडा और हवादार। तो देखिए ठंडा कौन सा होता है, तो ठंडा होता है ग्रह, वो होता है वरुण। ठीक है, चांद जैसी प्रवस्थाएं दर्शाता है, चांद जैसी प्रवस्थाएं कौन दर्शाता है, तो वो होते हैं शुक्र। घनत्व किसका निम्न होता है, तो देखिए जिसका घनत्व निम्न होता है वो होता है शनि। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा सही मैच है, तो वो है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, यदि अभिलंब और आपतित किरण के बीच 30 डिग्री कोण है तब आपतित और परावर्तित किरण के बीच कौन सा कोण होगा, मतलब कोण कितना होगा। तो देखिए जब हम देखते हैं समतल दर्पण की बात करते हैं, ठीक है, इस पर ये अभिलंब होता है और यहाँ पर आपतित किरण आती है और ये रिफ्लेक्ट होकर के इस तरीके से जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है ये आपतित किरण और किसके बीच का, अभिलंब के बीच का एंगल है कितना, 30 डिग्री। ठीक है, तो देखिए इंसिडेंस रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का आप लोगों को एंगल बताना है। अब देखिए मैंने आप लोगों को बताया है ये चीज़। इसमें देखिए क्या होता है, यहाँ पर जो आई ये वाला एंगल होता है, ये वाला एंगल जो होता है आई, और ये एंगल जो होता है आर, ये क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ठीक है, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अब देखिए अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। ठीक है, अब यहाँ पर बोला गया है कि द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, मतलब ये वाला पूरा एंगल, ये पूरा एंगल आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर देखिए पूरा एंगल क्या हो जाएगा, आई प्लस आर। तो आई प्लस आर कितना हो जाएगा, 30 प्लस 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो देखिए ये इसकी एक विशेषता है, ठीक है, जो मैंने आप लोगों को बताई हुई है कि जो एंगल इंसिडेंट रे होती है वो रिफ्लेक्टेड जो एंगल होता है इसके बराबर होती है। तो यहाँ से आप लोग ये आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन घर्षण के संदर्भ में सत्य है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है, घर्षण वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। देखिए द्रव्यमान पर निर्भर करता है और यहाँ पर लिखा गया है कि द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। विराम अवस्था में किसी कार पर कोई घर्षण बल कार्य नहीं करता है, तो देखिए ये भी यहाँ पर गलत है। सर्पी, देखिए रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है वो लेस देन होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन के, देखिए ये पॉइंट बिल्कुल सही है। जो सर्पी घर्षण होता है वो लोटन घर्षण से क्या होता है, कम होता है। वायु घर्षण गुरुत्व की दिशा में कार्य करता है। देखिए एयर फ्रिक्शन एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, देखिए यहाँ पर ये अपोजिट डायरेक्शन में होता है ना कि सीधी डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए ये पॉइंट भी गलत दिया गया। ये क्या होता है, ये गुरुत्व की दिशा में कार्य नहीं करता बल्कि इसके अपोजिट कार्य करता है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी गलत है। तो यहाँ पर जो सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, अनुप्रिया विषय जल प्रदूषण पर कक्षा 6 के अपने विद्यार्थियों के लिए शिक्षण अधिगम क्रियाकलाप की योजना बना रही है। विविध अधिगम शैलियों के शिक्षार्थियों के समायोजन हेतु निम्न में से किस क्रियाकलाप को प्राथमिकता देनी चाहिए। तो देखिए जल प्रदूषण के विभिन्न कारणों पर चार्ट दर्शाना, एक प्रदूषित नदी के क्षेत्रीय दौरे पर विद्यार्थियों को लेकर के जाना, उपयुक्त विषय पर चर्चा करने के लिए विशेषज्ञ को आमंत्रित करना, या फिर जल प्रदूषण पर विद्यार्थियों को एक लिखित रिपोर्ट बनाने के लिए कहना। तो देखिए कौन सा पॉइंट हो जाएगा जो यहाँ पर सही है। तो देखिए बच्चों को जब हम क्या करेंगे, भ्रमण पर लेकर के जाएंगे, क्षेत्रीय दौरे पर लेकर के जाएंगे, तो ये क्या होता है, एक रियल लाइफ एग्जाम्पल हम बच्चों को दे रहे हैं, उसको इंगेज कर रहे हैं। तो सेकंड पॉइंट जो हो जाएगा वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, रियल लाइफ एग्जाम्पल से बच्चों को जोड़ना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो सारे ऑप्शन में बिल्कुल बेस्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कथन ए दिया गया है, शिक्षार्थियों की विकल्पी संकल्पनाएं औपचारिक निर्देशों के पश्चात भी बनी रहती हैं। देखिए, जो शिक्षार्थियों की विकल्पिक संकल्पनाएं हैं, अब देखिए यहाँ पर दिया गया है, द अल्टरनेट कंसेप्शन ऑफ लर्नर्स टेंड्स टू परसिस्ट इवन आफ्टर फॉर्मल इंस्ट्रक्शन। तो देखिए बिल्कुल सही बात यहाँ पर लिखी गई है कि शिक्षार्थियों की जो विकल्पी संकल्पनाएं होती हैं वो औपचारिक निर्देशों के पश्चात भी बनी रहती हैं। कारण दिया गया है, स्वीकार्य वैज्ञानिक व्याख्याएं प्राय प्रति अंतर्दर्शी होती हैं। देखिए, जो स्वीकार्य वैज्ञानिक व्याख्याएं हैं वो क्या होती हैं? वो प्रति अंतर्दर्शी होती हैं। मतलब कि देखिए यहाँ पर जो द एक्सेप्टेड साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन आर ऑफन काउंटर इंट्यूटिव। तो देखिए ये पॉइंट भी यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही है। दोनों ही पॉइंट क्या हैं? बिल्कुल सही हैं। और ए की जो आर है वो सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर है, विज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से क्या सही नहीं है? देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर सही नहीं है? कोई भी एक वैज्ञानिक विधि नहीं होती। वैज्ञानिक ज्ञान के विकास में संस्कृति की अहम भूमिका है। विज्ञान में सृजनात्मकता की कोई भूमिका नहीं होती है। ज्ञान के विकास में व्यक्तिनिष्ठा होती है। तो देखिए कौन सा पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएगा? तो देखिए नहीं पूछा है, नेगेटिव पूछा है, तो नेगेटिव यहाँ पर है ऑप्शन नंबर 3 कि विज्ञान में सृजनात्मकता की कोई भूमिका नहीं होती। क्रिएटिविटी हैज़ नो रोल इन साइंस। देखिए ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, जबकि इसका रोल होता है साइंस में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 नेगेटिव है यहाँ पर, नेगेटिव ही आपसे पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, कोई छात्रा एक पनघनली में उबले आलू का पेस्ट लेकर उसमें आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें डालती है। वह अपनी पुस्तिका में निम्नलिखित कथन लिखती है। आलू का रंग नीला काला हो जाता है। आलू में स्टार्च है। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर सही हो जाएगा? तो देखिए ए क्या है यहाँ पर? अवलोकन है, और आलू में स्टार्च है, ये क्या है? निष्कर्ष है। देखिए उसने क्या किया यहाँ पर कि आलू का रंग नीला काला हो रहा है। जब हम आलू को काट करके रखते हैं और उसमें क्या कर रहे हैं? उसमें आयोडीन की कुछ बूंदें मिला रहे हैं, तो जो आलू है वो कैसा हो रहा है? वो नीला और काला हो रहा है। ये किस वजह से हो रहा है? क्योंकि आलू में क्या है? स्टार्च है। ठीक है, तो ए तो क्या है? अवलोकन है, और बी क्या है? इसका निष्कर्ष है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। दोनों अवलोकन नहीं है, दोनों निष्कर्ष नहीं है। ए निष्कर्ष नहीं है, जबकि क्या है? बी निष्कर्ष है, तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, जल के गुणों पर चर्चा करते हुए कक्षा 6 के शिक्षार्थी ने कहा कि नाली में जल का रंग भूरा है, इसलिए जल का रंग भूरा होता है। तो देखिए यह प्रतिक्रिया होनी चाहिए, कथन की उपेक्षा करनी चाहिए, निश्चयपूर्वक कहना कि उसका तर्क सही नहीं है, जोर देकर कहना कि जल रंगीन है, प्रतिक्रिया को स्वीकार करें और तर्क की व्याख्या करें। तो देखिए जब बच्चे से आप बोलेंगे कि जो प्रतिक्रिया उसने करी है उसको स्वीकार करो और उसका जो तर्क है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, उसकी व्याख्या करें, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो शिक्षक है वो क्या प्रतिक्रिया करेंगे कि जो बच्चे ने स्टेटमेंट दिया है उसको स्वीकार करेंगे, और वहाँ पर जो स्टेटमेंट है उसकी क्या करेंगे? यहाँ पर व्याख्या करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट है, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को समझने के उद्देश्य से विज्ञान की कक्षा में निम्न में से क्या सबसे कम वांछनीय है? तो देखिए सबसे कम वांछनीय क्या होगा? मानकीकृत पाठ्यचर्या। देखिए जब मानकीकृत स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम की बात होती है या फिर इवैल्यूएशन की बात होती है तो वो क्या होता है? नेगेटिव वर्ड होता है पेडागॉजी में। ठीक है, और यहाँ पर सबसे कम वांछनीय आपसे पूछा है तो ऑप्शन नंबर 1 ही यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके अलावा देखिए शैक्षिक संवर्धन क्रियाकलाप बिल्कुल सही है, विद्यार्थियों द्वारा स्वतंत्र परियोजना ये भी बिल्कुल सही है, विस्तृत परिप्रेक्ष्य की व्याख्या हेतु अवसर देना बच्चे को ये भी बिल्कुल सही है। और देखिए कम वांछनीय इसमें से कौन सा है? वो है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, विज्ञान की किसी संकल्पना की समझ को सुसाध्य बनाने हेतु निम्न में से कौन से कथन पर अल्पतम प्राथमिकता होनी चाहिए? देखिए कम प्राथमिकता जो है वो किस पॉइंट को देनी चाहिए? विद्यार्थियों को संकल्पना को परिभाषित करने के लिए कहना, विद्यार्थियों को विशिष्ट उदाहरण द्वारा संकल्पना का सामान्यीकरण करने के लिए कहना, विद्यार्थियों को संकल्पना के गैर उदाहरण देने के लिए कहना, या फिर विद्यार्थियों को उनके अपने शब्दों में संकल्पना की व्याख्या करने के लिए कहना। तो देखिए कौन सा सबसे कम प्राथमिकता देगा? तो देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम? उदाहरणों द्वारा संकल्पना दे रहे हैं, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, गैर उदाहरण देना, गैर उदाहरण भी लर्निंग में यूज़फुल होते हैं। विद्यार्थियों को अपने शब्दों में संकल्पना की व्याख्या करने के लिए कहना, देखिए ये भी बिल्कुल सही है। किस चीज़ को आप लोगों को कम प्राथमिकता देनी है? तो वो है ऑप्शन नंबर
1 विद्यार्थियों को संकल्पना को सिर्फ परिभाषित करना, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर अल्पतम प्राथमिकता देंगे इस चीज़ को। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो देखिए आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई थी, सारे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करा दिए हैं। अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।